आपण पाहत आहात यूट्यूब चॅनल MH48। हा चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबून नवीन व्हिडिओ मिळवा। नमस्कार मित्रांनो, आज आपण चर्चा करणार आहोत अझरबैजान आणि आर्मेनिया यांच्यात चालू असलेल्या युद्धाची। गेल्या रविवारपासून हे युद्ध सुरू असून त्याच्यात 100हून अधिक लोक मारले गेलेले आहेत। आपल्यापैकी बऱ्याच जणांना अझरबैजान आणि आर्मेनिया हे दोन देश नक्की कुठे येतात आणि त्यांच्यात जर युद्ध चालू असेल तर भारतात त्याबाबत गांभीर्य का हवं, किंवा जगात अनेक ठिकाणी युद्ध चालू असतात, मारामाऱ्या चालू असतात, आपण त्याबद्दल गांभीर्याने का पाहावं हा प्रश्न पडेल, म्हणून त्याचा थोडासा खुलासा करत आहे। आणि या विषयावर आज मी आर्मेनियन पत्रकार कारेन माकरचान यांच्याशी संवाद साधला। कारेन माकरचान आर्मेनियन ऑर्थोडॉक्स ख्रिश्चन असले तरी ते माझ्यापेक्षा चांगलं हिंदी बोलतात, हे ऐकून मलाही थोडासा धक्का बसला। पण ही आमची मुलाखत आहे ती हिंदीत असल्यामुळे त्याची थोडीशी पार्श्वभूमी देण्यासाठी हा व्हिडिओ बनवत आहे। आशिया आणि युरोप या दोन खंडांच्या संधिकपारीत म्हणजे बॉर्डरवर असलेला हा प्रदेश आहे। कॉकेशियस पर्वताच्या दक्षिणेला आर्मेनिया आणि अझरबैजान। आर्मेनियाची लोकसंख्या जेमतेम 30 लाख आहे। क्षेत्रफळाच्या बाबतीत तो 30,000 चौरस किलोमीटर एवढा आहे, म्हणजे महाराष्ट्रातल्या साधारणतः 3-4 जिल्ह्यांएवढाच मी म्हणेन। अझरबैजान आहे त्याचं क्षेत्रफळ जवळजवळ 85,000 स्क्वेअर किलोमीटर आहे आणि त्याची लोकसंख्या 1 कोटीच्या घरात आहे। आर्मेनियन लोक ऑर्थोडॉक्स ख्रिश्चन आहेत, तर अझरबैजानचे लोक वंशाने तुर्किश आहेत, पण धर्माने ते शिया आहेत। आणि त्यांची संस्कृतीच्या बाबतीत आझेरी लोक जे आहेत ते इराणमध्येही आहेत, अझरबैजानमध्येही आहेत। गेल्या काही वर्षांपासून अझरबैजानमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर तेल आणि नैसर्गिक वायूचे साठे मिळालेले आहेत। हा सर्व प्रदेश होता हा पूर्वी तुर्कीच्या ओटोमन साम्राज्याचा भाग होता, म्हणून यामध्ये तुर्कीही सहभागी आहे। पहिल्या महायुद्धानंतर हा भाग काही काळासाठी स्वतंत्र झाला, पण पुन्हा रशियात सोव्हिएट क्रांती झाल्यानंतर, कम्युनिस्ट क्रांती झाल्यानंतर सोव्हिएट रशियाने त्याच्यावर ताबा मिळवला आणि त्याला सोव्हिएत रशियाचा तो भाग झाला। 1991 साली जेव्हा रशियाचं विघटन झालं तेव्हा त्याच्यातनं आर्मेनिया आणि अझरबैजान हे दोन देश झाले। पण असं असलं तरी नागोर्नो काराबाख हा जो भाग आहे त्याच्यावरनं त्यांच्यात हे भांडण सुरू राहिलं। 1988 ते 1994 त्यांच्यात लढाई झाली आणि 94 साली जे सीज फायर झालं ते आतापर्यंत कायम होतं। हा जो नागोर्नो काराबाख हा जो प्रांत आहे, जो भाग आहे, त्याचा आकार जेमतेम मुंबई महानगर क्षेत्रा एवढा असेल आणि त्याची लोकसंख्या तर जेमतेम 1.5 लाख आहे। आणि या 1.5 लाख लोकसंख्येच्या भागासाठी हे युद्ध चालू आहे, ज्याच्यात तुर्की एक महत्वाची भूमिका बजावतोय। आणि तुर्कीचा याच्या मागचा काय हेतू आहे ते समजून घेणं महत्वाचं आहे। त्याच्याबद्दलच मी कारेनशी गप्पा मारल्या आणि त्यांनी याबाबत अतिशय सविस्तर उत्तरं दिलेली आहेत, आपल्याला ती आवडतील। आणि हा भाग जर समजून घ्यायचा असेल तर आपल्याला थोडंसं इतिहासात डोकावं लागेल। ज्या पद्धतीने आर्मेनियन लोक त्यांची ही लोकसंख्या मोठी आहे, पण पहिल्या महायुद्धाच्या आसपास 1915 साली तुर्कीनी त्यांचं मोठ्या प्रमाणावर हत्याकांड केलं। जवळजवळ 15 लाख आर्मेनियन लोकांना मारण्यात आलं आणि त्याच्यानंतर असाच प्रकार भारतातही केरळमध्ये झाला मोपल्या दंग्यांच्या दरम्यान। आणि हा सगळा इतिहास आहे हा आर्मेनियाला आणि भारताला एकमेकांशी जोडतो। महत्वाचा मुद्दा म्हणजे आर्मेनियाने सातत्याने काश्मीर प्रश्नावर भारताला समर्थन दिलेलं आहे। आर्मेनिया आणि भारत यांच्यात अतिशय चांगले संबंध आहेत, पण आज अशी परिस्थिती आहे की भारत अधिकृतपणे या प्रश्नामध्ये अजून भूमिका घेत नाहीये। 2 कारण आहेत, कारण अझरबैजानशी आपले चांगले संबंध आहेत, अझरबैजानमध्ये तेल आणि नैसर्गिक वायू आहे, आणि दुसरं म्हणजे हा सगळा प्रदेश आहे हा रशियाच्या प्रभावाखाली आहे आणि त्यामुळे भारत त्याच्यात हस्तक्षेप करून रशियाच्या भानगडीत ढवळाढवळ करायचं टाळतोय। पण असं असलं तरी आर्मेनियन लोक भारताकडे अपेक्षेने बघतायत आणि भारतीय लोकांचाही आर्मेनियन लोकांना मोठ्या प्रमाणावर पाठिंबा आहे। हे सगळे विषय कारेनच्या आणि माझ्या बोलण्यातनं येतीलच, पण त्याआधी एक पार्श्वभूमी म्हणून हे आपल्याला सांगितलं। हा व्हिडिओ आपल्याला आवडेल अशी अपेक्षा आहे, तो तुम्ही नक्की पहा आणि त्याच्यावर प्रतिक्रिया द्या। तुर्तास इथेच थांबतो, पाहत रहा MH48। नमस्कार, आज हमारे साथ है कारेन माकरचान जो आर्मेनिया से है और आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जो अभी लड़ाई
रविवार से चल रही है, उसके बारे में हमारे साथ बात करने वाले हैं कारेन। वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। नमस्कार अनिल जी। कारेन, जमीन पे क्या हालात है? क्योंकि हम सुन रहे हैं कि पिछले 4-5 दिनों से लड़ाई चल रही है और 100 से भी ज्यादा लोगों की इसमें मृत्यु हो गई है, और अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों के बीच इसका ये लड़ाई पहुंच सकती है। तो आप क्या देख रहे हैं आर्मेनिया से? जी, अभी ये 5वां दिन है जो ये अभी लड़ाई, ये युद्ध चालू है जो अजरबैजान ने शुरू किया था अभी 1994 से, जिसका मेनली अभी तक युद्ध नगोर्नो काराबाख रीजन जो है अर्त्सख रिपब्लिक का आसपास में हो रहा है, क्योंकि 1994 से जो सीज फायर ट्रीटी साइन हो गया था, तो ट्राई पार्टी था जिसमें आर्मेनिया, नगोर्नो काराबाख एज वेल एज अजरबैजान तीनों थे। अभी अजरबैजान कहता है कि ट्रीटी मतलब पीस टॉक्स में नगोर्नो काराबाख के साथ हालांकि बातचीत नहीं करना चाह रहा है वो, लेकिन 1994 में जो सीज फायर साइन हुआ था उसमें नगोर्नो काराबाख खुद एज अ पार्टी शामिल था। तो ये इसको रिकैप्चर करने के लिए उनका सपना रहा है, और मेनली अजरबैजानी रेटोरिक नगोर्नो काराबाख का अराउंड इसलिए है क्योंकि वहां पे तो डिक्टेटरशिप चल रहा है। अलियव फादर पहले उस करंट प्रेसिडेंट का फादर था, अभी उसका बेटा है, तो उनका एकदम खानदानी राज चल रहा है वहां पे, और उनको राज ये जाहिर सी बात है जब लोग आपके खिलाफ प्रोटेस्ट में आते हैं, एक दुश्मन दिखाने के लिए हमेशा कोई होना चाहिए जो देश में यूनिटी लाएगा, और आर्मेनिया उनके लिए बहुत कंफर्टेबल एक एनिमी है जो इनको हमेशा इन्वोक कर रहा है। इस बार भी हमेशा की तरह ये वादा किया है अजरबैजान की सरकार कि इस बार हम लोग जाएंगे आर्मेनिया से वापस लाएंगे वापस। नगोर्नो काराबाख कभी उनका रहा नहीं है, हालांकि इंटरनेशनली लोग बोलते हैं कि अजरबैजान का पार्ट है, लेकिन नगोर्नो काराबाख थोड़ा अगर हिस्ट्री में हम लोग जाते हैं, जब सोवियत यूनियन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिपेंडेंस डिक्लेयर हो गया था आर्मेनिया और अजरबैजान में, सोवियत यूनियन के पास उसमें आने के बाद 1923 में स्टालिन ने नगोर्नो काराबाख को दे दिया था अजरबैजान, नगोर्नो काराबाख रीजन प्लेस किया था अजरबैजान में, लेकिन उनका था ऑटोनोमस रीजन था वो अजरबैजान के अंदर। और अकॉर्डिंग टू सोवियत यूनियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई भी रिपब्लिक और कोई भी ऑटोनोमस रीजन सोवियत यूनियन के टूटने के बाद वो खुद तय कर सकते थे कि अगर वो इंडिपेंडेंट रहना चाह रहे या कोई देश में भी मतलब शामिल होना चाह रहे हैं। तो इसमें नगोर्नो काराबाख का पॉपुलेशन, क्योंकि मेजोरिटी आर्मीनियंस थे, तो वो लोग आर्मेनिया के साथ ज्वाइन करने के लिए अपील की मॉस्को और बाकू को कि हम लोग अलग लोग हैं, आर्मेनिया है, क्रिश्चियन है, तो और काफी एट्रोसिटीज भी हो रही थी उनके खिलाफ, तो वो लोग अपील किए, और उसके बाद प्लेस हो गया था नगोर्नो काराबाख, उसमें मतलब रिजेक्ट हो गया, रिजेक्शन आ गया मॉस्को और बाकू से। तब वो लोग बोले ठीक है, अगर आर्मेनिया के पास नहीं जा सकते हम लोग अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करेंगे, और वो लोग इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किए भी उसके रेजोल्यूशन के तहत। और अभी भी अर्त्सख बहुत लोगों को लगता है कि आर्मेनिया का कब्जे में है, ऐसा कुछ नहीं है। अर्त्सख एक अलग रिपब्लिक है, उनका अलग पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंट है, अलग कानून है, हमारा कानून नहीं चलते, बस हम लोग उनका सिक्योरिटी और सेफ्टी का गारंटर है। और इसी को लेकर अभी तक 30 साल बाद ये चालू है ये लड़ाई, और अजरबैजान वापस लेना चाह रहे हैं, जो होगा नहीं क्योंकि वहां के लोग नहीं चाहते। तो ये अगर मैं सही हूं तो 1988 में 1988 में जब भी सोवियत यूनियन का विघटन शुरू हुआ था, तभी आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में ये लड़ाई शुरू हुई थी, और ये 6 साल चली थी, और तभी ये 2 बार रेफरेंडम होने की कोशिश की, और तभी ये नागोर्नो काराबाख के लोगों ने पहले बोला कि हम आजाद होना चाहते हैं, लेकिन बाद में बोला अगर आजाद होने का ऑप्शन नहीं है तो हम आर्मेनिया के साथ जाना चाहते हैं, बराबर। और 1994 को जब भी सीज फायर हुआ था, तभी से 2020 तक, यानी अभी तक लगभग शांति बनी हुई थी। सही बात है? जी सही है। नहीं, पहले वो लोग आर्मेनिया के साथ ज्वाइन करना चाह रहे थे क्योंकि कोई मतलब ही नहीं था। जब आर्मेनिया एक देश था, बगल में एक दूसरा छोटा सा आर्मेनिया देश बनाना वहां पे, क्योंकि नगोर्नो काराबाख अगर देखोगे वो एक तरह से छोटा सा आर्मेनिया ही है, लोग भी सेम है, रिलीजन, नेशनलिटी सब कुछ सेम है। वो लोग क्यों फालतू का एक और देश बनाएंगे वहां पे, तो वो लोग आर्मेनिया में शामिल होने की अपील की थी, लेकिन जब वो लोग मना किया, मॉस्को ने मना किया और बाकू ने मना किया, तब वो लोग बोले ठीक है, हम लोग फिर दूसरे ऑप्शन लेकर आर्मेनिया नहीं जा सकते, तो हम लोग अजरबैजान में भी नहीं रहेंगे, तो फिर हमको आजादी चाहिए। और इसको लेकर रेफरेंडम के खिलाफ अजरबैजान आर्म फोर्सेस नगोर्नो काराबाख के पे शेलिंग शुरू की,
और आर्मी लेकर घुस गए नगोर्नो काराबाख रीजन, जो ऑटोनोमस रीजन था। तब सेल्फ डिफेंस में नगोर्नो काराबाख आर्मी खड़ा हो गया, आर्मेनिया से काफी लोग वॉलंटियर बन के चले गए, और ये युद्ध 1994 में ये सीज फायर साइन हो गया था। जो हमको अभी हम लोग जब पीछे देख रहे हैं, जो हम गलती जो हमने की है सीज फायर एग्रीमेंट में, हम लोग को नहीं साइन करना चाहिए था, हम लोग को डायरेक्टली थ्रूस डिमांड करना चाहिए था, क्योंकि जंग हम लोग वैसे जीत रहे थे। आगे अभी का स्थिति अगर देखेंगे, जो नगोर्नो काराबाख है वो उनके पास नहीं रहा, और एडजेसेंट 7 अजरबैजानी टेरिटरीज भी है, वो भी अंडर आर्मेनियन आर्म्ड फोर्सेस का कंट्रोल में है, क्योंकि उसका सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। लेकिन हम लोग फिर भी क्योंकि सोवियत यूनियन में हम लोग दोनों देश साथ में रहे थे, सोचे ठीक है बैठ के टेबल पे समझौता कर सकते हैं। ये गलती अगर इंडिया में जाएंगे, ये गलती इंडिया भी की थी कश्मीर के साथ, क्योंकि जीते जी जंग बेकार का यूनाइटेड नेशंस के पास जाना, और अभी कितना सालों बाद फिर भी अभी इंसर्जेंसीज होते रहते हैं। जब एक जंग लड़ रहे हो, मतलब आपको जीतना चाहिए, और जीत के आपको जो भी ऑपोजिशन है उनको हार मानने का प्रेशर उसे दबाव और हिस्टोरिकली ये आर्मेनियन टेरिटरी था, तो ऐसे नहीं था कि अजरबैजानी लोगों के ऊपर कब्जा करना है। आर्मेनियन लोगों का एक देश बन जाता तो अच्छा रहता था। लेकिन अभी ये जो युद्ध चल रहा है उसमें ऐसे एलिगेशंस हो रहे हैं कि टर्की ये फॉरेन मर्सिनरीज इसमें भेज रहा है सीरिया से और जगह से, एंड बिकॉज अजरबैजान जीत नहीं सकता इसलिए टर्की बाहर से लोग भेज रहा है। और अजरबैजान भी ऐसे एलिगेशंस कर रहा है कि आर्मेनिया भी अपने ट्रूप्स वहां पे भेज रहा है। तो इसके बारे में क्या लगता है कि ये जो जंग छिड़ रही है वो एस्केलेट होके पूरा आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में भी ये फैल जाएगी, या यहाँ तक ही सीमित रहेगी? देखिए, अगर सिचुएशन कंटिन्यू रहा तो न कि आर्मेनिया के साथ, सिर्फ आर्मेनिया के साथ होगा, बाकी रीजनल पावर्स भी इन्वॉल्व हो सकता है इसमें, क्योंकि जैसे मैंने बोला टेरिटरी जो भी है ज्यादातर रशियन इन्फ्लुएंस के अंदर है, और रशिया मतलब इंसर्जेंसीज और इनसिक्योरिटी नहीं चाहता है अपने उसमें रीजन में। और अगर वैसे भी कल रशियन फेडरेशन का फॉरेन मिनिस्ट्री ये इस चीज को लेकर अनाउंसमेंट, मतलब एक प्रेस रिलीज के अनाउंसमेंट में भी किया है कि जो भी टेररिस्ट है और जो भी सीरिया से और लीबिया से आतंकवाद आए हुए हैं रीजन में, उसको जल्द से जल्दी बाहर जाना चाहिए, क्योंकि तुर्की भेज रहा है। और ऐसी बात है, आर्मेनिया का पॉपुलेशन सिर्फ 3 मिलियन है, 30 लाख है। 1 करोड़ का सिर्फ अजरबैजान का है, 82 मिलियन लगभग सिर्फ तुर्की का है, और बगल में पाकिस्तान आता है, पता नहीं लीबिया से, और उधर से टेररिस्ट आते हैं। वो लोग डरते क्यों है इतना? और फिर भी अगर कुछ नहीं, ये सब कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है ये क्रूसेड है। हम लोग के लिए ये क्रूसेड नहीं है, हम लोग किसी देश को इन्वॉल्व नहीं कर रहे क्योंकि वो अजरबैजान मुस्लिम है और हम लोग क्रिश्चियन है। हम लोग के लिए ये धर्म का लड़ाई नहीं है, हम लोग के लिए ये सिर्फ देश का आज़ादी का, अपने हक का लड़ाई है। इसलिए हम लोग लड़ रहे हैं अपने जमीन के लिए। वो लोग इस्लाम को यूटिलाइज कर रहे हैं बाकी इस्लामिक नेशंस को साथ में जोड़ने के लिए, जो कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग करे, लास्ट में भुगतना उनको ही है, क्योंकि ये रिजल्ट जो होगा आर्मेनियन का फेवर में होने वाला है। और बाकी पूरा दुनिया, अभी तुर्की को भी जवाब देना पड़ेगा, जब अपना इन्वॉल्वमेंट इतना बड़ा देश और इतना बड़ा आर्सेनल लेकर इन्वॉल्व हुआ, फिर क्यों नहीं कोई सिचुएशन चेंज कर पाया। तो ये जब तक से ठीक है, मैं उससे जुड़ के सवाल पूछता हूँ। ट्रेडिशनली ये आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों सोवियत यूनियन का हिस्सा थे 1919 से 1988 1991 तक। तो अभी जो दखल अंदाजी तुर्की ये सब रीजन में कर रहा है, उसके पीछे तुर्की की क्या सोच लग रही है? क्योंकि भारत में भी ये सब चीजों से परेशानी है कि तुर्की अपना जो पुराना ओटोमन एम्पायर का जो ये था स्टेटस है वो रिगेन करना चाहता है, और उसके लिए हम लोग ने अभी हाया सोफिया का जो उसका म्यूजियम बनाया था उसका फिर से मस्जिद बनाते हुए देखा। भारत के प्रति एर्दोगान कश्मीर के ऊपर अभी बहुत जोर शोर से बात करने लगे हैं। और क्या आप ये जो आर्मेनिया में ये जो घटनाएं घट रही है और तुर्की अजरबैजान को जिस तरह से सपोर्ट कर रहा है, उसमें कुछ आप तुर्की का रीजनल पावर होने के एम्बिशंस देख रहे हैं? कैसे देखते हैं इसके बारे में? जी, वो एर्दोगान का रीजनल, न कि इस्लामिक वर्ल्ड का रीजनल पावर का एम्बिशंस है, उसको अभी वेस्ट को एक जो खुद समझते सबक सिखाने का वक्त है। क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं पिछले 1 साल से हर कोई एर्दोगान को इग्नोर कर रहा है और हर कोई एर्दोगान को खिलाफ बोल रहा है, और एर्दोगान
ये सिर्फ ये इस एक्शन से ये उनको कहना चाहते हैं कि अगर आप हमारे साथ हमको इग्नोर करेंगे, आप हमारे साथ टेबल पे नहीं बैठेंगे और हमको सुपर पावर नहीं समझेंगे, हम दुनिया भर में तबाही मचा सकते हैं। तो इसलिए वो रीजन में अभी अजरबैजान को कोक्स करके, तुर्की का बैकिंग नहीं होता अजरबैजान ये जंग छेड़ता भी नहीं, क्योंकि कॉन्फिडेंस दिया है तुर्की कि हम पूरे तरह आपके पीछे खड़े हैं, आप जाकर ये कर दीजिए। इसलिए अजरबैजान शुरू कर रहे हैं और यह मैसेज वेस्ट को भेजना चाह रहा है एर्दोगान कि हम इतना पावरफुल है कि बहुत कुछ हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, और अगर शांति चाहिए, शांति माहौल चाहिए दुनिया में, तो हम हमारे साथ बात करना पड़ेगा, हमको नेगोशिएशन टेबल पे लाना पड़ेगा, हमको हमारे पावर को जैसे समझना पड़ेगा। और अगर आज सुबह पता चला फिर एलओसी में, कश्मीर में फिर पाकिस्तान कुछ फायरिंग की है जिसमें एक इंडियन जवान भी शहीद हो गया है, और ये चीज सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि अगर देखेंगे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में एर्दोगान का स्पीच, वो एक ही सांस में और एक ही सेंटेंस में नगोर्नो काराबाख और कश्मीर एक ही साथ रखा। बोला अभी आर्मीनिया कॉकेशस में एक्टिविटीज कर रहा है और वहाँ कश्मीर का इशू भी काफी गंभीर हो गया है। तो ये मैसेज था जिससे पता चल रहा है कि एर्दोगान एक जमीन तैयार कर रहा था अपना आगे एक्शंस के लिए। और अगर सच बताओ, ये युद्ध, ये जंग अभी जो शुरू हो गया है, हम लोग के लिए कुछ खास सरप्राइजिंग नहीं था। हम लोग तैयार बैठ के इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जिस जुलाई में भी आर्मीनिया के ऊपर, इस बार नगोर्नो काराबाख में नहीं, आर्मीनिया के ऊपर ताबूश रीजन में अजरबैजान ने अटैक करने की कोशिश की थी। और हमको पता चल रहा था जैसे टर्किश अजरबैजानी जॉइंट मिलिट्री एक्टिविटीज चल रहा था, और मिलिट्री आर्सेनल भी टर्की डिप्लॉय कर रहा था नाखिजेवान और अजरबैजान में। हमको पता चल रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है, तैयारी कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोग भी तैयार कर रहे थे इस चीज को। और हम लोग, और पूरा इसका इंटरनेशनल मीडिया भी लिख रहा था कि अभी काफी टेररिस्ट जा रहे हैं, क्यों आएंगे, क्योंकि उनका तैयारी चल रहा था। लेकिन तुर्की का जो रवैया है उससे आर्मेनिया परेशान नहीं है, क्योंकि अगर यानी भारत में ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, ये दुर्भाग्य की बात है, लेकिन पहले विश्व युद्ध के दरमियान 1915 में टर्की के हाथों से जो आर्मेनियन जेनोसाइड हुआ था, और ऐसे कहा जाता है कि लगभग 90%, 96% आर्मेनियन पॉपुलेशन को मार दिया गया था। तो ये जो 100 साल पहले की जो मेमोरीज है, जो स्मृति है, वो फिर से ये नहीं होती कि टर्की जब भी एक्सपेंशनिस्ट मोड में जाता है तभी। जी, और इसकी तुर्की साफ साफ बताया भी है, और एर्दोगान ने अपना स्पीच में बोल दिया कि जो हमारे परदादा ने शुरू किए थे, हमको अभी इसको खत्म करना है। और वो साफ साफ बोल रहा था आर्मेनियन जेनोसाइड के बारे में, जिसमें 1.5 मिलियन आर्मेनियंस मारे गए थे। और क्योंकि इंटरनेशनली वो लोग डिनाई कर रहे हैं अभी ऐसे जेनोसाइड हो गया है, लेकिन जब बात आती है रेटोरिक की, अपने जमीन पे खड़े होके वो बोल रहा है साफ साफ कि हम लोग अभी खत्म करेंगे। और बाकू का जो फॉर्मर मेयर था, अजरबैजान का जो कैपिटल है, वो भी जर्नलिस्ट को यही बोल रहा था कुछ महीने पहले कि जो जर्मन जर्नलिस्ट को, वो भी जो जर्मनी स्ट्रॉन्ग हो गया क्योंकि आप लोग जूस के साथ ऐसे किए थे, अभी हम लोग को भी आर्मीनियन के साथ ऐसे करना है। तो ये हम लोग के उनके लिए वो ये रेटोरिक है। आर्मीनिया परेशान, तो देखिए कोई भी युद्ध होता है परेशान तो होगा कोई देश जो युद्ध में जा रहा है, लेकिन हमको डर नहीं है। दुनिया को सोचना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई पूछता है कि आप लोग आर्मीनियन जेनोसाइड इशू पे इतना क्यों इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हो, क्योंकि अगर आप रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो और कंडेम नहीं कर रहे हो, दोबारा वो होने का चांसेस है, और ये दोबारा हो रहा है। और जेनोसाइड का इशू पे हम लोग को हम लोग के सरप्राइजिंग नहीं है पाकिस्तान का स्टैंस भी, और कोई इंडियन मुस्लिम्स का स्टैंस भी, क्योंकि वो खिलाफत मूवमेंट जो चला था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, हम सबको पता है कैसे मोबिलाइजेशन हो गया था इंडिया में इंडियन मुस्लिम्स का। और मोपला केरला में 10,000 लोगों को मार दिया गया था ये खिलाफत मूवमेंट के दरमियान, मोपला राइट्स में। सही बात है, लेकिन ये जो टर्की जो कर रहा है, उसके अलावा 2 और कंट्रीज है ये रीजन में। एक रशिया है विच इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्री, और दूसरा ईरान है, क्योंकि अजरबैजान उनका ये शिया लोग है, इवन दो दे आर टर्किक पीपल, दे आर शिया पीपल। तो ये ईरान इसमें कैसे देख रहा है, और रशिया इसमें तुर्की को बैलेंस करने के लिए, और मेरे जानकारी के अनुसार रशिया और आर्मेनिया का मिलिट्री पैक्ट भी है, तो रशिया और अजरबैजान का भी अच्छा रिलेशन, लेकिन आर्मेनिया के साथ रशिया का मिलिट्री पैक्ट है। तो रशिया इसमें आ सकता है क्या? पहले ईरान, बाद में रशिया।
देखिए ईरान हमारे रीजन में हमारा एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर है, क्योंकि देखिए अगर देखेंगे 80% जो आर्मीनिया का बॉर्डरिंग टेरिटरीज है वो तुर्की और अजरबैजान से मिल रहा है, तो सिर्फ 20% है जो जॉर्जिया और ईरान से मिल रहा है। तो हम लोग को एक तरह से ईरान हमेशा ब्लॉकेड के बाद, क्योंकि बहुत दोनों ईरान और तुर्की और अजरबैजान के साइड से हमारा सीमा तो बंद है, कोई बॉर्डर अगर कहीं जाना होगा या हमको ईरान के थ्रू जाते हैं या जॉर्जिया के थ्रू, लैंड रूट्स जो भी है। तो ईरान अभी तक हम लोग का एक खास मित्र रहा है, और वाली वो लोग शिया है, और जैसे आपने कहा अजरबैजान भी शिया है। ईरान कभी इस रिलीजियस उसमें नहीं गया घुसा है कि क्योंकि शिया शिया भाई और मुस्लिम मुस्लिम भाई में हम लोग भाईचारा निभाए, पता नहीं यहाँ पे क्या आर्मीनिया के खिलाफ कुछ एक्शंस ले। अभी आज भी अजरबैजानी ड्रोन हेलीकॉप्टर गिरा था उसमें ईरान का बॉर्डर पे, और ईरान कल से अपना आर्मी भी डिप्लॉय कर रहा है उस रीजन में, ना कि आर्मीनिया को सपोर्ट देने के लिए बल्कि अपना रीजन सेफ रखने के लिए, क्योंकि उनको भी इस बात की चिंता है कि काफी टेररिस्ट आ गया है और ये युद्ध कभी भी स्पिल ओवर हो सकता है, क्योंकि ईरान में काफी लोग हैं जो अजरबैजानी है, तुर्की के रीजन में। तो कई वो लोग अगर नेशनलिस्टिक मूवमेंट को लेकर ईरान के अंदर कुछ करना चाहा तो ईरान के लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, और ईरान कभी नहीं चाहता है कि इस इन्वॉल्वमेंट में वो खुद ड्रैग हो। उनके लिए जैसे रशिया के लिए भी रीजनल सिक्योरिटी और पीस सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक यहाँ पे रीजनल इनसिक्योरिटीज रहता है वैसे भी ईरान खुद प्रॉब्लम में है सैंक्शंस के अंदर और सब, तो रीजन में कोई अटेंशन वो ड्रॉ नहीं करना चाह रहे और वो कभी इन्वॉल्व नहीं होगा। और आर्मीनियन कम्युनिटी भी ईरान में काफी स्ट्रॉन्ग है और हमेशा से ईरान और आर्मीनिया का काफी अच्छा रिलेशंस रहा है, तो अजरबैजान से उनको कुछ खास मिलने वाला नहीं है जिसके वजह से वो आर्मीनिया के साथ रिलेशनशिप खराब करे। और आर्मेनिया भी क्योंकि रीजन में ईरान सब सैंक्शंस में है, आर्मेनिया भी ईरान के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी तक यूएस ने आर्मेनिया पे प्रेशर डाल के सैंक्शंस ईरान के खिलाफ लागू करना चाह रहा था, लेकिन अभी तक आर्मेनिया ने मना किया है, और जिसके वजह से ईरान भी एज अ पार्टनर, पोटेंशियल पार्टनर आर्मेनिया को देख रहा है। और जब बात आ गई रशिया की, देखिए रशिया दोनों का आर्मेनिया के साथ मिलिट्री पैक्ट है, लेकिन 80% उसका अजरबैजान का जो मिलिट्री आर्सेनल है वो भी रशिया से आता है अभी तक। तो रशिया के लिए एक सोवियत का वक्त में एक जोक था जो बोलते हैं, आर्मेनियन रेडियो से पूछते हैं कि अजरबैजान और आर्मेनिया के कॉन्फ्लिक्ट में रशिया किसके पक्ष में खड़ा है, और जवाब आता है कि कॉन्फ्लिक्ट के पक्ष में खड़ा है रशिया, ना अजरबैजान का ना आर्मेनिया का खुद, जिससे उनका मिलिट्री से फायदे में जी। लेकिन जैसे आर्मेनिया और रशिया का मिलिट्री पैक्ट तो है, और आर्मेनिया और रशिया कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में है, और उसमें रशिया इन्वॉल्वमेंट अगर आर्मेनिया चाहे तो इन्वॉल्व कर सकते हैं, जो रशिया खुद नहीं चाहता है इन्वॉल्व हो। लेकिन क्योंकि अभी बात आ गई है टेररिज्म की, बात आ गई है अलग अलग देशों से मर्सिनरीज को लाने की, और बात एर्दोगान का एम्बिशंस पुतिन और रशिया काफी अच्छे से समझते हैं, तो उनका स्ट्रांगली ऑब्जेक्शन इस बात पे रहा है, और यदि ये कंटिन्यू होगा तो मुझे लगता है रशियन इन्वॉल्वमेंट तो हम लोग को देखने को मिलेगा। और आर्मेनिया में ग्यूमरी का रीजन में रशिया का एक मिलिट्री बेस भी है, जैसे यूएस बेस है तुर्की में, वैसे आर्मेनिया में बेस है, तो उसको भी यूज, अगर आर्मेनियन बॉर्डर्स वो लोग तुर्की के जैसे सीमा पे रशियन आर्म फोर्सेस मैन कर रहा है, तो ये अग्रीमेंट है, अगर तुर्की का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो रशियन आर्म फोर्सेस डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएंगे। लेकिन रशिया का हमेशा यह रहा है कि रीजन में पीस का माहौल बने रहे, इसलिए वो अपने पावर में डिप्लोमेटिकली सब कुछ कर लेगा ताकि युद्ध इसी पे खत्म हो। पर अगर इस पे एर्दोगान का बहुत कुछ एर्दोगान के ऊपर डिपेंड है, वो अगर मानेगा तो सही, नहीं मानेगा तो मजबूरी में एर्दोगान के ऊपर से एक बात याद आ गई, क्या ये इसकी एक वजह हो सकती है, क्योंकि आर्मेनिया और अजरबैजान में बहुत भारी मात्रा में नेचुरल गैस और ऑयल मिलता है, और ये गैस पाइपलाइन सभी ये नागोर्नो कराबाख से होके यूरोप तक जाती है, और रशिया को बिना रशिया को पार करके यूरोप में जाती है। तो इसलिए ये एर्दोगान सोचता है क्या कि बिकॉज नाउ यूरोप इज डिपेंडेंट ऑन टर्की,
क्योंकि ये गैस यूरोप को जाने के लिए ये सब एरिया इंपॉर्टेंट है, वो जो भी करे वो यूरोपियन यूनियन उसमें कुछ दखलंदाजी नहीं कर सकती है, क्योंकि उनको एट द एंड ऑफ द डे गैस चाहिए। क्या ये बात हो सकती है इसमें? जी, ये बात हो सकती है इसमें, क्योंकि देखिए अगर सेकंड वर्ल्ड वॉर के हम लोग सेकंड वर्ल्ड वॉर को देखते हैं, क्यों हम लोग सेकंड वर्ल्ड वॉर के हिटलर जो था, अगर वर्ल्ड पावर्स जो चाहते हिटलर को पहले से रोक सकते थे, लेकिन अभी पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से अभी निकले थे वो लोग, दोबारा जंग में नहीं जाना चाह रहे थे। जो हिटलर जो भी कर रहा था एक पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट था कि ठीक है करने दो, जिसको लेकर हिटलर और ज्यादा मजबूत होते रहा, लास्ट में सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया। ये सेम चीज अभी देखने को मिलता है एर्दोगान के साथ। एर्दोगान जो मन चाहे करता है, जो मन चाहे बोलता है, और पूरा दुनिया बोलते है ठीक है बोलने दो, थोड़ा अपीज करते हैं इसको, क्योंकि हम यहाँ पे हम लोग कोलैबोरेट करते हैं, वहां पे हम लोग कोलैबोरेट करते हैं। तो इसको लेकर एक मतलब हम लोग को केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि एक हद तक आप अपीज कर सकते हो, उसके बाद जब आप उंगली देते हो, पूरा हाथ खींच लेते हैं, तो एक युद्ध होना फिर मतलब उसको रोकना इम्पॉसिबल रहेगा। इसलिए एर्दोगान अरब कंट्रीज के साथ आर्मेनिया कैसे देख रहा है? क्योंकि पिछले कई सालों से सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ तुर्की का रिलेशन बहुत खराब हो चुका है। तो ऐसी परिस्थिति में आप सोचते हैं क्या कि ये जो गल्फ अरब कंट्रीज है, दे कैन स्टैंड बिहाइंड और दे कैन सपोर्ट आर्मेनिया ऐसे सिचुएशन में? देखिए, और अभी सऊदी अरेबिया ने, जैसे युद्ध शुरू हो गया, सऊदी अरेबिया ने वो किया था, एम्बार्गो लगा दिया था तुर्किश गुड्स पे ऑलरेडी, क्योंकि सिचुएशन काफी खतरनाक हो गया है तुर्की और सऊदी अरेबिया के बीच में भी। तो इसमें सऊदी अरेबिया अपना डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, लेकिन तुर्की को एक मैसेज दे दिया कि अभी इस्लाम का भाईचारा नहीं चलेगा, ये पॉलिटिक्स अलग लेवल की है, और हम लोग बहुत प्रैग्मेटिक देखते हैं चीज़ों को। तो आर्मेनियन फॉरेन पॉलिसी, इसमें अफसोस की बात है, लेकिन बोलना पड़ेगा काफ़ी हम लोग वीक है इस फॉरेन पॉलिसी में, क्योंकि सोवियत यूनियन के बाद डायनामिक फॉरेन पॉलिसी हम लोग नहीं निकाले है। फिर जो भी पहले से चल रहा था वैसे ही चलने दिए हम लोग। इंडिया के साथ भी काफ़ी अच्छा हिस्टोरिकली रिलेशंस है, और सोवियत यूनियन के बाद भी काफ़ी अच्छा, लेकिन जिस लेवल पे है उस लेवल पे हम लोग ठीक है। अभी रिसेंटली एक डिफेंस डील हो गया था 40 मिलियन यूएसडी का, लेकिन उसके अलावा खास कुछ वो नहीं रहा है डिप्लोमेटिक, डायनामिक डिप्लोमेटिक रिलेशंस, जिसका वजह से भी इंडिया डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा है। और ऑब्वियसली इंडिया पहले ऐसा सिचुएशन में इंडियन फॉरेन पॉलिसी हमेशा रहा है, जो पोस्ट सोवियत ब्लॉक है, रशिया के जैसे रशिया बोले वैसे हम लोग करेंगे, रशिया को नाराज नहीं करना चाह रहे, इसलिए वेट कर रहा है जो रशिया का जो भी रिस्पांस आएगा उसी बेस पे फिर इंडिया का रिस्पांस होगा। लेकिन इंडिया इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व हो सकता था, और इंडिया को अगर ग्लोबल पावर और ग्लोबल इन्फ्लुएंस चाहिए तो उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। मोदी गवर्नमेंट का जो प्रैग्मेटिक और अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है अभी तक इस रीजन पे नहीं पहुंचा है, लेकिन बाकी रीजन्स पे हम लोग तो देख रहे हैं कैसे फॉरेन पॉलिसी वो चलाता है अपना। इंडियन गवर्नमेंट की लिमिटेशंस हो सकती है, लेकिन भारत के लोगों का आर्मेनिया के बारे में स्नेह होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये चीज मुझे भी पता नहीं थी कि आर्मेनिया का भारत के साथ पिछले कई शतकों से साथ संबंध है। मुगलों के टाइम से उसके पहले भी एक्सचेंजेस होती रही है। बॉलीवुड में आर्मेनियन लोग का सहभाग है, कलकत्ता में आर्मेनियन चर्च है। तो और आप खुद भारत आर्मेनिया फ्रेंडशिप सोसाइटी का काम कर रहे हैं, तो जरा आप आर्मेनिया और भारत के संबंधों के ऊपर कुछ थोड़ा बता सकते हैं? जी देखिए, इंडो आर्मेनियन रिलेशंस सही बात है, काफ़ी उनका लंबी हिस्ट्री है, और मतलब हिंदू 3 सेंचुरीज कम लोगों को पता है। ये क्रिश्चियनिटी से पहले जब आर्मेनिया में पैगनिज्म चालू था, इंडिया यहाँ पे 300 साल एक एरिया था, इलाका था जो जहाँ हिंदुइज्म चल रहा था, हिंदू जैसे छोटा सेल्फ गवर्निंग रीजन भी था। और क्योंकि कनौज रीजन से दो राजा भागे थे कुछ अपने इंटरनल प्रॉब्लम से, आर्मेनिया का जो भी राजा था उनको जगह दे दिया था कि जगह दे दिया था जहाँ पे वो लोग 3 सेंचुरी को बिना कोई दिक्कत के आर्मीनियंस के साथ वो लोग रहे पाए। फिर जब आ गया क्रिश्चियनिटी, आर्मीनिया कन्वर्ट हो गया क्रिश्चियनिटी, आर्मीनियन टेम्पल सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गए थे, और उसमें वो भी हिंदू जो भी वक्त का टेम्पल्स थे वो भी डिस्ट्रॉय हो गए थे। उसी समय से आर्मीनिया का मतलब उससे पहले भी और आर्मीनियंस का इंडिया के साथ रिलेशंस हमेशा अच्छा रहा है। और बात आ गई ट्रेडर्स की, फिर ट्रेड के थ्रू मुगल एम्पायर में
उसमें बहुत इंपॉर्टेंस मिल रहा है, क्योंकि पहली बार आर्मीनियंस सेटल डाउन हो गए थे। पहले आर्मीनियंस आते थे, ऑन द सिल्क रोड ट्रेड करते थे, अपना सामान खरीदते थे, बेचते थे, वापस जाते थे। कुछ चंद लोग थे जो रुकते थे वहां पे। लेकिन जब अकबर में आ गया था, अकबर ने फिर आर्मीनियंस को आगरा में जगह दे दिए, बोल दिया अपना चर्च बना दो अपने प्रोटेक्शन के साथ, अब यहाँ रहिए, जाइए मत आइए, रहिए और यहाँ पे ट्रेड कीजिए, क्योंकि उनको पता था आर्मीनियंस का ट्रेडिंग अक्यूमेंट। सेम रीजन से शाह अब्बास ने जब आर्मीनिया का नाखिचेवान रीजन में, जो अभी ऑटोनोमस नाखिचेवान रीजन है, जो अजरबैजान के पार्ट में आता है अभी, उस रीजन को अटैक करके ईरान ले गया था काफी 600 फैमिलीज को आर्मीनियन, क्योंकि वो लोग एज अ ट्रेड्समैन, एज अ बिजनेसमैन को फेमस थे, और वही लोग थे जो इंडिया के साथ फिर दोबारा से ब्रिज बना और बिजनेस ट्रेडिंग शुरू की। ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, और काफी पहला आर्मीनियन मैगजीन इंडिया में मद्रास में पब्लिश हुए थे, और पहला आर्मीनियन कॉन्स्टिट्यूशन भी वहां पे लिखा गया था। आर्मीनियंस इन इंडिया में भी, इंडियन हिस्ट्री में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं। लेकिन सोवियत, वही मैं बोल रहा हूँ कि अभी हिस्टोरिक रीजंस बहुत लोग जानते हैं, और हिस्टोरिक रीजंस पे हम लोग इसी सपने में जी रहे हैं, लेकिन वो हिस्टोरिक रीजंस काफी नहीं इम्पोर्टेंट है, जिसके ऊपर स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बायलैटरल रिलेशंस बिल्ड हो सकते हैं। और अभी तक वही है रीजन जो इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जो सोवियत यूनियन के बाद आर्मीनिया का इंडिपेंडेंस रिकॉग्नाइज किया। इंदिरा गांधी यहाँ पे सोवियत यूनियन जब विजिट कर रही थी, वो आर्मीनिया भी आ गई थी, और सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भी आर्मीनिया विजिट किया था। तो ये सिर्फ हिस्टोरिकल रीजंस के वजह से है, लेकिन अभी वक्त आ गया है जो हिस्टोरिकल रीजंस जो है वो छोड़े, अभी आगे बढ़ने के लिए मॉडर्न वर्ल्ड में डिप्लोमेटिक रिलेशन स्ट्रॉन्ग करे, क्योंकि किसी को अभी इस दुनिया में सब मतलबी दुनिया है पॉलिटिकली, और जिसको जहाँ पे उसका इंटरेस्ट होगा तो वैसे ही मूव करेगा। इसलिए मेरे में खास करके सरप्राइज नहीं हूँ, इंडिया अभी तक डायरेक्टली कुछ बोला नहीं है, स्टेटमेंट नहीं दिया है, क्योंकि अपने इंटरेस्ट को भी देखना है रीजन में और अजरबैजान में। लेकिन इंडियन लोगों की रिस्पांस जो आई है वो पूरा आर्मीनिया इसी के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि पूरा सोशल मीडिया पे, ट्विटर हो, फेसबुक हो, हर जगह हो, इंडिया विद आर्मीनिया, इंडिया स्टैंड्स विद आर्मीनिया, इस हैशटैग में ट्वीट चल रहा है, और ये आर्मीनियन लोग रिकॉर्ड किया है, और काफी लोग टीवीज पे भी हर कोई बोलता है कि इंडिया सही में जो लोग हैं हमारे साथ खड़े हैं इसमें। और इसमें एर्दोगान का भी बड़ी हाथ है, क्योंकि अगर एर्दोगान इस पिछले महीनों में ज्यादा कश्मीर में उंगली ना करता, शायद इंडियन लोगों को पता भी, इतना इंटरेस्ट भी नहीं लेते रीजन में, क्योंकि इंडिया एर्दोगान वो अपना चेहरा देखा ही है असली अपना खलीफेट की। इसलिए इंडियन लोग काफी नाराज हैं, और जो लोग आर्मीनिया को जानते भी नहीं है, कम से कम एर्दोगान को जानते हैं, और वो काफी है आर्मीनिया के साथ खड़े होने के लिए उनके लिए। तो ये अच्छी बात है कि एर्दोगान की वजह से इंडिया आर्मेनिया फ्रेंडशिप और जो हिस्टोरिकली उसको कनेक्शन है वो अभी और मजबूत हो रही है। और मैं आशा करता हूँ कि आप जो प्रयास कर रहे हैं आर्मेनिया में और भारत में, भारत आर्मेनिया रिलेशंस अच्छे बनाने के लिए, वो सफल रहे, और ये जो युद्ध जो छेड़ा गया है वो जल्दी रुक जाए और अमन चैन कायम हो, और उसके बाद में भारत और आर्मेनिया के संबंध और ज्यादा मजबूत हो। कारेन, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की, और ये बातों का सिलसिला शायद हम इससे आगे भी चलाएंगे। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी अनिल जी। ये युद्ध हम जीतेंगे, और उसके बाद फिर विक्ट्री की बात करेंगे एक साथ। जरूर जरूर जरूर।